नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज आपके लिए जो है नई है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लोअर पीसीएस हो गया, आपका लेखपाल परीक्षा हो गया, बाकी अनदर एग्जाम्स आपके हो गए जो ट्रिपल एससी के थ्रू आते हैं, तो उनमें ये करंट अफेयर्स हमारा बहुत रेलेवेंट रहेगा। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और आपके जो भी हितमित्र हैं उनको भी भेजिए। और हमारा टारगेट बस यही है कि आगामी जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आप 100% प्रश्नों को सही कर ले जाएं, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें नहीं है। पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? कल हमने आपसे पूछा था, ये आप लोगों ने, कुछ ही लोगों ने इसका आंसर दिया है। अगर मैं पर्यावरणीय घटकों की बात करता हूं तो आप जानते होंगे पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पाया जाता है आपका जैविक घटक, क्या? जैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक, ठीक। और दूसरा क्या पाया जाता है? अजैविक घटक, अजैविक, अजैविक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोटिक, है ना, बायोटिक, बायोटिक। और इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से? अबायोटिक, ठीक है, अबायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक, जहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द के आगे आपके लग जाए बायो, क्या लग जाए? बायो, ठीक है, यानी कि जैव जिसको बोलते हैं। तो अगर किसी भी शब्द के आगे अगर जैव शब्द लग जाए, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें, उस चीज में क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। तो अगर मैं यहां पर पर्यावरण के घटकों की बात करूं, जैविक घटकों की बात करूं, शब्द यहां पर क्या लगा हुआ है? बायो लगा हुआ है, मतलब कि जीवन। जीवन किसमें होता है? जीवन भाई साहब आपके किसमें किसमें होता है? सिंपल सी बात है, जीवन जो होगा आपका, एक तो किसमें होगा? प्लांट्स में होगा, ठीक है, नहीं होगा? प्लांट्स में होगा, आपके एनिमल्स में होगा, ठीक है, एनिमल्स में होगा। और इसके अलावा जो है आपका किसमें होगा? जो भी आपके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे उसमें होगा। तो पर्यावरण जैविक घटकों से मिलकर बना होता है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं। और अजैविक घटकों की अगर मैं बात करता हूं आपसे, अबायोटिक कंपोनेंट की बात करता हूं, अबायोटिक यानी जिसमें अजैविक, अजैविक जिसमें जीवन नहीं है। तो जीवन किसमें नहीं होता है? सिंपल सी बात है, इसमें आप इसको कार्बनिक एलिमेंट्स, अकार्बनिक एलिमेंट्स यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में, या फिर अन्य सूक्ष्म जो है पदार्थों में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है अलग अलग मिट्टी, हवा, पानी, ऐसे तत्व तो इसमें जो है आ जाएंगे, जो किसमें आएंगे? अजैविक घटकों में आएंगे। और यही सारे घटक मिलकर के जो किसका निर्माण करते हैं? आपके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि पर्यावरण के मुख्य घटकों के अंतर्गत ये सभी घटक आएंगे। ये उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर से हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी परीक्षा में एनवायरमेंट से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है? जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026। ये दरअसल अभी हाल ही में इसको पारित किया गया है। दरअसल यह विधेयक देश में व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है, और जीवन यापन की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से क्या है? ये लाया गया है, ठीक है, ताकि व्यापार में आसानी हो। और व्यापार में आसानी के साथ साथ में ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन यापन की सुगमता आसान हो जाए, इसी के संदर्भ में ये जो विधेयक आपका है, जिसको क्या कहते हैं? जन विश्वास। जन विश्वास के अंतर्गत क्या क्या? व्यापार में सुगमता और जो है जीवन की सुगमता दोनों सुदृढ़ हो पाए, इसी के लिए जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 अभी हाल ही में पारित किया गया है, ठीक है। इस विधेयक का मूल दर्शन क्या है? नागरिकों और व्यवसायों, ठीक है, यानी कि सिटीजन्स और जो भी हमारे ट्रेड्स आदि होते हैं पर विश्वास आधारित शासन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को मजबूत करना है, जिससे छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक मुकदमों और जेल की सजा के भय को समाप्त करना है। कई बार क्या होता है? छोटे छोटे मैटर्स में मुकदमा हो जाता है, छोटे छोटे मैटर्स में जेल हो जाता है। तो इससे क्या होता है? व्यक्तियों को परेशानी होती है, और व्यक्ति की परेशानी के साथ साथ में जो व्यापारी लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। तो ये परेशानी ना हो, इसी के लिए इस विधेयक को अभी हाल ही में लाया गया है। अपराधों को गैर आपराधिक बनाना, हालांकि कल इस प्रश्न को मैंने कराया था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग करा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक अपराधों को गंभीर अपराध जो होता है, ठीक है, उसकी श्रेणी से बाहर करना। ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो है अपराध थे जिसको हम
गंभीर अपराध के अंतर्गत रख देते थे। और उससे क्या होता था, उससे जो भी नागरिक होते थे और नागरिकों के साथ साथ में जो भी आपके व्यापारी होते थे, वो इन मुकदमों के फेर में फंस जाते थे और एक लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में फंसने के साथ साथ में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो करना था उनको व्यापार, लेकिन दिक्कत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर इसका नुकसान यह भी होता था कि इन छोटे छोटे अपराधों के बढ़ने से क्या होता था, केसेस बढ़ने से न्यायपालिका पर क्या होता था, एक्स्ट्रा लोड पड़ता था, दबाव बढ़ता था। और इस संदर्भ में जो अहम मुकदमे आदि हुआ करते थे वो कहीं पीछे छूट जाते थे और इन प्रकार के मुकदमों का भारी दबाव न्यायपालिका पर होता था, जिससे न्यायपालिका में लोगों को न्याय मिलने में देरी हुआ करती थी। तो ये देरी ना हो, लोगों को चीजें आसान हो, इसी के लिए दरअसल यह कानून लाया गया है। अनुपालन के बोझ को कम करना, रिड्यूसिंग कंप्लेंट्स बर्डन, यानी कि जो आपकी कंप्लेंट्स होती हैं लगातार उनको कम करना भी इसका उद्देश्य है। हालांकि इसमें क्या एक बात और लिखी गई कि भाई इन छोटे अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उनके लिए कारावास की सजा को हटा करके मौद्रिक दंड यानी कि सिविल पेनल्टीज में बदलना। यानी कि जो पहले कारावास हो जाता था, अब उस कारावास को क्या करना है, कारावास को कहा सरकार ने कि नहीं भाई कारावास छोटे मामलों में हम नहीं देंगे, बल्कि कारावास जो है कारावास की जगह पर क्या करेंगे, हम आपको दंड के रूप में मौद्रिक दंड यानी कि कुछ पैसे आपको पे करने होंगे कि इतना भैया आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, आपने इस मामले में आप सजा याफ्ता हैं। तो ठीक है, व्यवसायों और आम नागरिकों पर कानूनी अनुपालन के अनावश्यक दबाव को कम करना भी इसका उद्देश्य है। न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम करना, रिड्यूसिंग जुडिशियल बर्डन। जुडिशियल बर्डन बहुत रहता है और जुडिशियल बर्डन को कम करने के लिए ही इन छोटे मुकदमों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ठीक है, विधेयक के प्रमुख प्रावधान की प्रोविजंस, कानूनों और प्रावधानों का दायरा। इस विधेयक के माध्यम से 23 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एक्ट्स में संशोधन किया गया। ये 79 अधिनियम है जिसमें संशोधन अमेंडमेंट किया गया है। संशोधित प्रावधानों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो विधेयक के तहत कुल 784 कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जो विधेयक पास किया गया है उसमें कुल कितने प्रावधानों में संशोधन किया गया है, तो आप कहेंगे 784। इनमें से 717 प्रावधानों को व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जबकि 67 प्रावधानों में जीवन यापन की सुगमता को सुविधाजनक बनाने के लिए संशोधन किया गया है। कुल मिलाकर के 1000 से अधिक छोटे अपराधों को तर्क संगत जो है इसमें बनाया गया है। तो ये बातें आपको यहां पर क्या करनी थी, ध्यान रखनी थी। ठीक है, चलिए, कारावास के स्थान पर जो है जुर्माना अब लगेगा। मैंने बताया ही आपको कि भारतीय डाकघर अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम जैसे कई पुराने कानूनों में छोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा का प्रावधान था, जिसे अब केवल जुर्माने या चेतावनी में बदल दिया गया है। जुर्माने की राशि में आवधिक वृद्धि, यानी कि इस विधेयक में एक विशेष प्रावधान यह किया गया है कि अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति के बाद उल्लिखित न्यूनतम जुर्माने में या दंड की राशि 10% की वृद्धि की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। हो सकता है कि आपके पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न बन जाए या फिर आपके लेखपाल, लोअर पीसीएस आदि में फैक्चुअल डेटा के रूप में यहां से प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए, निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति इसमें होगी, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका मैं कंक्लूजन ड्रा कर दे रहा हूं कि जनविश्वास विधेयक 2026 ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक मानसिकता वाले जो है दंड आधारित कानून से मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नियामक तंत्र को एक नियंत्रक के बजाय एक सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करता है। तो ये पॉइंट्स आपको विशेष तौर पर क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न जिसका आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है ना भाई, चलिए प्रश्न को एक बार आप पढ़ो और अगर आप उत्तर दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस अभी करते हैं इस पर क्या होगा। चलो, पहले प्रश्न को आप लोग पढ़ लो एक बार, ठीक है, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर। जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए फिर इसका उत्तर बताइए। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका उत्तर होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, दोनों होना चाहिए। क्या, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही इसमें अप होगा, 1 और 2, यानी कि सी इज द
राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण कनेक्टिविटी परियोजना गुजरात की है ये। तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते थे हम, में अवसंरचनात्मक विकास के लिए लगभग 131.76 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह कदम भारत की समुद्री व्यापारिक क्षमता को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने की रणनीतिक योजना का क्या है, अपने आप में पार्ट है या हिस्सा है, और यह अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के डिटेल्स पर अगर डिस्कस करता हूं तो इसकी अवस्थिति कहां पर है, जो कि आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं इसकी अवस्थिति की बात करता हूं तो यह परियोजना गुजरात के कच्छ जिले में स्थित दीनदयाल पत्तन केंद्र पर क्या है, ये स्थित है। दीनदयाल पत्तन केंद्र पर स्थित है। यह पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। दूसरा, इस योजना के तहत पत्तन के कार्गो बर्थ नंबर 16 से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क अवसंरचना का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यह इसमें खास बात है। ठीक। दूसरा, इसमें भारी कार्गो भार वहन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़कों का निर्माण शामिल है, ताकि बंदरगाह के भीतर बाहर वाहनों की आवाजाही क्या हो सके, निर्बाध रूप से होती रहे और कोई समस्या जो इसमें ना उत्पन्न होने पाए। तो यह भी एक क्या है, अपने आप में एक बड़ी चीज है जो यहां पर इसमें इसके तहत जो है की जाएगी। ठीक है। चलिए, सागरमाला प्रोजेक्ट आप जानते ही होंगे। तो सागरमाला कार्यक्रम और गतिशक्ति, रोल ऑफ सागरमाला एंड गतिशक्ति पर हम बात करें तो सागरमाला कार्यक्रम के तहत पोर्ट कनेक्टिविटी संदर्भ के स्तंभ के अंतर्गत आती है। सागरमाला का उद्देश्य आप जानते होंगे, जो हमारी लंबी तटरेखा है, अभी तटरेखा ये बढ़ गई है, 7500 से 1000 के करीब हो गई है। तो भारत की जो तटरेखा है, इस तटरेखा का उपयोग करके बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, ताकि माल की ढुलाई तेज और सस्ती हो सके। अपने आप में यह इसका क्या है, अपने आप में टारगेट है, जो आपको यहां पर विशेष तौर पर याद रखना है। अगर मैं इस पूरे योजना यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर मैं इसकी सिग्निफिकेंस पर चर्चा करता हूं आपसे, तो क्या देखेंगे आपकी इस सड़क के सुदृढ़ीकरण से, यानी कि जो सड़क हम बनाएंगे इसकी मजबूती से क्या होगा, इसकी मजबूती से बंदरगाह से माल की निकासी की गति में सुधार होगा, जिससे टर्न अराउंड टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, एक यह भी बड़ा बेनिफिट होगा। तो वहीं दूसरी ओर क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार में सुगमता भी होगी। यानी कि यह परियोजना कांडला बंदरगाह की परिचालन दक्षता को क्या करेगी, बढ़ाएगी, जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और उत्तर पश्चिम भारत के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार का मुख्य कार्य करती है। तो इससे इसका बड़ा फायदा इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिकल जो है डेवलपमेंट होगा। और अगर हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं आपके दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बारे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो दीनदयाल पत्तन भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह देश का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है। आप एग्जाम पूछ लेगा कि बताइए देश का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग पोर्ट कौन सा है, आप कहेंगे दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण है। ठीक है, पोर्ट है। मात्रा के आधार पर इसे मुख्य रूप से खाद्यान्न, उर्वरक, कच्चा तेल और कोयले के आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक प्रश्न तैयार कर लेना है, क्या कि आपके एग्जाम में जो है बहुत प्रकार के प्रश्न पूछाते हैं बंदरगाहों से रिलेटेड। कौन कौन से बंदरगाह, कि भाई बताओ कौन से बंदरगाह जो है प्राकृतिक है और कौन से क्या है आपके कृत्रिम हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाहों पर खूब सारे प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इन प्राकृतिक और कृत्रिम जो भी बंदरगाह होते हैं इनको आप अच्छे तरीके से समझ लें और जान लें, तो आपके लिए क्या रहेगा, एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब जो है इसी पर आपके सामने छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही दीनदयाल पत्तन कनेक्टिविटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? जल्दी बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अभी हमने जस्ट आपको इसका उत्तर बताया है, क्या हो जाएगा। बी होगा, गुजरात होगा ना, क्या होगा, ठीक है गुजरात। आईएनएस तारागिरी, क्या आईएनएस तारागिरी का भारतीय नौसेना में शामिल होना,
तो अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS तारागिरी को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक, यह बड़ी बात है। और यह युद्धपोत दरअसल भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पहल का एक बहुत उत्कृष्ट प्रतीक है। आप जानते होंगे कि वर्तमान सरकार समुद्री सुरक्षा को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव है, और सी कनेक्टिविटी मजबूत हो, सी ट्रेड मजबूत हो, सी में जो रिसोर्सेज हैं उनका हम दोहन कर सकें, जिसके लिए आप जानते होंगे कि जो है कई प्रकार के प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें समुद्र को लेकर के की गई हैं। चलिए, प्रोजेक्ट 17A और निर्माण, तो INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है, जो पुरानी शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 का क्या है, अपने आप पे उन्नत संस्करण है। ठीक, इस युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है, कि भाई बताओ इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, आप इसका आंसर तुरंत देंगे। पोत का बुनियादी डिजाइन भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक, चलिए, प्रमुख तकनीकी और युद्धक विशेषताएं, वजन और आयात की अगर आयाम की बात करें तो इस युद्धपोत का विस्थापन वजन जो है 6670 टन है। इसकी लंबाई 149.02 मीटर तथा चौड़ाई 17 कितना है, 8 मीटर के पास है। तो ये भी खास बात है आपके लिए जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें उन्नत स्टील्थ सुविधाओं का उपयोग किया गया, जिसके कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। इस उन्नत तकनीक के कारण यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है, और यही इसकी क्या है, खूबसूरती है, अपने आप में खास बात है इसकी। और भी इसमें बहुत सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं। इसमें क्या है, तारागिरी अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। इसमें सुपरसोनिक, ठीक है, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणालियां इसमें क्या है, शामिल है। तो ये अपने आप में एक बड़े जो है स्तर पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसमें कई प्रकार की चीजें हैं। यह पोत कंबाइंड डीजल और गैस इंजन प्रणाली द्वारा संचालित है, जो इसे 28 नॉट से अधिक की उच्च गति प्रदान करता है। अपने आप में आत्मनिर्भर का प्रतीक भी है अपने आप में, क्योंकि स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये खास बात है इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा युद्धपोत है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन क्या है आपका सही है। चलिए, बोलो भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बी, यानी कि आपका 2 और 3, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। इसमें से 2 वाला और आपका 3 वाला, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ये होगा, और आपका ये होगा, ये नहीं होगा आपका। ठीक है ना। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि अभी हाल ही में 3 अप्रैल को मनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते हैं आप लोग अपने आप में, ठीक है, मराठा सेना की आन बान शौर शान और देश के लिए अपने आप के प्राणों की न्यौछावर करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि हमारे इतिहास के पन्नों में अकबर को महान बताया गया, ठीक है, औरंगजेब को महान बताया गया, ठीक है, और उनके नामों पर जो है क्या कहते हैं, सड़कें बनवाई गई। इतिहास के पन्नों ने हमें बर्बाद करने का कार्य किया। ठीक है, इसमें अलग अलग देश के शिक्षा मंत्री लोग रहे, लेकिन क्या उन्होंने किया, भगवान से परे है, मतलब ईश्वर जाने उन्होंने क्या करके सब कुछ रखा। खैर कोई बात नहीं, सब बात की हैं। लेकिन जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, हमारे देश में अकबर को महान बताया गया। ठीक है, जो मीना बाजार चलाता था, है ना, अकबर को महान बताया। इसके हजारों जो है कांड ऐसे थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नरसंहार में बड़ा योगदान रहा अकबर का, लेकिन फिर भी अकबर महान बताया गया हमें। और बाकी जो हमारे देश के जो लोग थे उनको नहीं बताया गया। ठीक है, आपको बताना था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को और अच्छे से पढ़ाते आप। अगर आपको बताना था तो अशफाक जो है अशफाक को बताते आप।
आप बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बताते। न जाने ऐसे कितने जो लोग हैं हमारे यहाँ के रहे जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दिया। आपने उनके बारे में, उनके अशफाक उल्लाह खां के नाम पर कोई इतने स्मारक या नहीं मिलेंगे आपको रोड। आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो आक्रांता टाइप के लोग रहे जिन्होंने देश को लूटा खसोटा, उनके नाम पर सड़कें बिल्डिंगें बनाई गई, उनके मकबरे बनाए गए, उनको लोग जो है जाते हैं वहां पर चद्दर चढ़ाते हैं। ये देश की विडंबना रही अपने आप में। खैर, शिवाजी को भी इतना नहीं पढ़ाया गया किताबों में, बहुत कम पढ़ाया गया। चलिए, संपूर्ण राष्ट्र 3 अप्रैल को महान मराठा योद्धा दूरदर्शी शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि मनाता है। उनका निधन 3 अप्रैल 1680 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे परीक्षा में यहां से प्रश्न बन जाए। शिवाजी महाराज को भारत के इतिहास में एक कुशल प्रशासक, महान सैन्य रणनीतिकार और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य हिंदवी स्वराज्य, ठीक है, के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं। हिंदी स्वराज्य की स्थापना और राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था और उन्होंने कम उम्र में ही दक्कन की शक्तियों, विशेषकर बीजापुर की आदिल शाही और उत्तर के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है संघर्ष शुरू कर दिया था। मुगलों ने किस प्रकार से जो है चीजें खराब की, आप जानते होंगे, है ना। वर्ष 1674 में रायगढ़ किले में उनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुशल सैन्य रणनीति और नौसेना। गनिमी कावा। शिवाजी महाराज को गनिमी कावा यानी छापामार या गोरिल्ला युद्ध नीति का जनक माना जाता है। और यह फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, कि भाई बताओ गनिमी कावा शब्द का क्या मतलब है। उन्होंने सहाद्री भौगोलिक परिस्थितियों का बेहतरीन उपयोग करके मुगलों की विशाल सेनाओं को कई बार पराजित किया। भारतीय नौसेना के जनक के रूप में शिवाजी महाराज पहले भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने तटीय सुरक्षा यानी कोस्टल एरियाज और समुद्री व्यापार के लिए एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना। उन्होंने कल्याण, भिवंडी और पेन में जहाज निर्माण इकाइयां स्थापित की और सिंधुदुर्ग तथा विजयदुर्ग जैसे अवैध समुद्री किलों का निर्माण करवाया। इसी कारण इन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, आप कहेंगे शिवाजी को। ठीक है। प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू की बात करें तो उनके प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की थी। ठीक है, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी अपने आप में जो राज्य के विभिन्न विभागों के कार्यभार संभालती थी, जैसे पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत आदि। राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं तो उन्होंने जमींदारी प्रथा के शोषण को कम किया और रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की, जिसमें राज्य का किसानों से सीधा संपर्क होता था। कृषि उत्पादन के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से कर निर्धारित किया जाता था अपने आप पे। तो ये पॉइंट क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, धर्मनिरपेक्षता और सुशासन की अगर बात करें, सेक्युलरिज्म एंड गुड गवर्नेंस का भाव उनके भीतर था। शिवाजी महाराज का शासन न्याय, समानता और सर्वधर्म समभाव पर बेस्ड था। ठीक है, और उनमें सभी प्रकार के लोग जो है अधिकारी थे, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी लोग अधिकारी थे। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म जो है था उनके भीतर, एक तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न बनेगा जिसका उत्तर आपको देना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अष्टप्रधान क्या था। साम्राज्य के 8 सबसे महत्वपूर्ण किलों का समूह था। राजा को सलाह देने और प्रशासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। भू राजस्व वसूलने वाले 8 प्रमुख जमींदारों का समूह था। मराठा नौसेना की 8 प्रमुख युद्धपोतों का बेड़ा था। क्या था आपको बताना है, इसमें से क्या एग्जैक्टली इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए प्लीज। बी होगा ना, बिल्कुल सही बात। चलिए, भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जयंती, यह भी चर्चाओं में रहा है, याद रखिएगा आप लोग इसको भी। 3 अप्रैल को पूरा देश और भारतीय सशस्त्र बल, विशेषकर भारतीय वायुसेना और थल सेना, भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो सैम मानेकशॉ, जिन्हें प्यार से सैम बहादुर भी कहा जाता था, भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे महान, साहसी और कुशाग्र बुद्धि वाले सैनिक कमांडरों में से एक जाने जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल हैं सैम मानेकशॉ। इनकी जयंती 3 अप्रैल को मनाई जाती है। जन्म जो है इनका हुआ था, सैम हॉर्मसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म
3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून के पहले बैच, जिसे द पायनियर्स कहा जाता है, का हिस्सा थे। उन्होंने 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। एक लंबा अनुभव उनके पास रहा है, ठीक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध सहित कुल 5 प्रमुख युद्धों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, कि मोर्चे पर अदम्य साहस दिखाने के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध सैम मानेकशॉ का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान, ठीक है, यह रहा। उस समय के वह भारतीय सेना के प्रमुख थे, चीफ ऑफ आर्मी थे, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो उन्होंने कई बड़े युद्धों में पार्टिसिपेट किया और उनके अदम्य साहस आदि के लिए उनको कई बार जो है कई प्रमुख जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद, रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। 1971 के युद्ध में उनके असाधारण नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा की मान्यता देते हुए जनवरी 1973 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें फील्ड मार्शल के 5 स्टार रैंक पर पदोन्नत किया गया। वह इस सर्वोच्च सैन्य पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे, जो कि आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखने दें कि फील्ड मार्शल का पद कभी समाप्त नहीं होता है, वे आजीवन इस पद पर आसीन रहते हैं। यह खास बात है अपने आप में, ठीक है। कौन सा पद है, क्या नाम है इसका, ये फील्ड मार्शल। देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 27 जून 2008 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका अमर साहस, तीक्ष्ण बुद्धि और सत्यनिष्ठा आज भी जो है भारतीय सशस्त्र बलों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। तो ये बात उनको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आप जो है इस पर बनाइएगा छोटा सा प्रश्न, भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलो, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के सैन्य नेतृत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना का सफल नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में लड़े गए युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। वह भारतीय नौसेना के पहले भारतीय प्रमुख थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। बताओ क्या हो जाएगा उसका उत्तर। आसान है भाई साहब, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। बी मतलब कि आपका यह हो जाएगा। भारत में वामपंथी उग्रवाद एक ये शब्द आज की चर्चाओं में रहा है, ठीक है। 2 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार भारत ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्च 2026 की समय सीमा से पूरी होने के साथ ही सुरक्षा बलों और विकास कार्यों के समेत प्रयासों ने नक्सलवाद को उसके सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया है। ये गृह मंत्रालय इस पर खूब काम कर रहा था अपने आप में। सरकार की समाधान और 2 आयामी रणनीति न केवल हिंसा को 70% से अधिक कम किया, बल्कि उन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को भी पहुंचाया है जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था। वर्तमान समीक्षा दर्शाती है कि अधिकांश प्रभावित जिले अब समान स्थिति की ओर लौट चुके हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी जीत है। आप जानते होंगे पूर्वोत्तर के कई राज्यों में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी। सरकार ने वहां पर विकासात्मक योजनाओं को पहुंचाया और जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर थे उनको उन सुविधाओं का फायदा दिया गया और नक्सलवाद से जो है उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। उसके लिए सरकार ने उनको सम्मानित किया और अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया। जो लोग ठीक से मान गए वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं माने उनके ऊपर कार्रवाई की गई, है ना। तो एक बड़ा फायदा जो है अब देखने को मिल रहा है। नक्सलवाद की समस्या पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। बिहार में भी नक्सलवाद बड़ी समस्या थी, अब समाप्त हो चुकी है। वहां पर भी पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो गया है बिहार में। अभी हाल ही में लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई थी। चलिए अब इस पर प्रश्न जो है आपको बताना है कि इसका उत्तर भाई साहब क्या हो जाएगा। चलो उत्तर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा उसका, पढ़िएगा फिर बताइएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 इसमें तीनों आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत की आगामी 16वीं जनगणना चर्चाओं में अभी रही है। या देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, मैंने पहले बताया था, कई बार बताया है, ठीक है। और जहां गणनाकर्ता डेटा एकत्र करने के लिए कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। संवैधानिक रूप से जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का क्या है विषय अपने आप में, और ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है। इसका संचालन सरकार के गृह मंत्रालय के तहत महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल जनसंख्या की गणना करती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता और आवास जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भी विस्तृत विवरण भी प्रदान करती है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। भाई कितने घर हैं लोग, कितनी साक्षरता है, ठीक है,
कितने मकान बने हैं, ये सब डेटा जो है इसी के अंतर्गत आता है। अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में। चलो पढ़ो और बताओ भाई साहब क्या होगा इसका उत्तर। कुछ कठिन नहीं है कि आप कठिन है भाई आप ना नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता ले जाएंगे, बस प्रयास करिए थोड़ा सा बस। क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, सी मतलब 1 और 3। क्या 1 और 3, 1 और 3। भारत की आगामी 16वीं जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें, 1, या भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी, इसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के तहत जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं भैया, राज्य सूची का नहीं, ये संघ सूची का विषय, किसका है, संघ सूची का विषय है, ठीक है। तीसरा, यह जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब इसी पर आप लोग एक टास्क में आपको नोट देता हूं कि आप लोग इसको रेडी कीजिएगा। सूची कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, सूची, ठीक है, संघ सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको आप इसमें कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं इनकी लिस्टिंग एक बार आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बार आपके प्रश्न एग्जाम पूछाता है, ये मैं आपको देता हूं टास्क, ठीक है, टास्क कि भाई बताओ रेलवे किस में है, पुलिस किस में है, जनगणना किस में आती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो स्वास्थ्य किस में आता है, ये अलग अलग जो सूचियां हैं आप इनकी लिस्टिंग कर लीजिएगा। एक प्रश्न हर साल जो है यहां से बनता है। तो आज ही क्लास की बात आप नोट कर लीजिएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि क्लास में जो चीज मैं आपको कहा करूं, अगर आप उसको करते चलेंगे, आप 15 दिन तक मेरी क्लास देखिए, जितना मैं आपको देता हूं उतना वर्क करिए और फिर देखिए कि आपके भीतर कितने बड़े स्तर का बदलाव आता है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि जो कहूंगा उस पर काम करना पड़ेगा आपको बॉस, नहीं तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 अभी चर्चाओं में यह भी रहा है। तो राज्यसभा ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच प्रशासन, अनुशासन और सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए साझा कानूनी ढांचा स्थापित करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, ये जो आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 है, ठीक है। ये बल अपने अपने विशेष अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं, जिसमें अक्सर प्रशासनिक विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। अब अलग अलग चूंकि रूल रेगुलेशन है तो दिक्कत होती है। यह नया कानून इन विसंगतियों को दूर करेगा और बलों के समग्र प्रबंधन में अधिक स्पष्टता एवं दक्षता सुनिश्चित करेगा, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कॉमन लॉज होंगे, ज्यादा चीजें दिक्कत इसमें नहीं कर रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सीआरपीएफ को भारतीय सेना में विलय करना, सभी सीपीएफ कर्मियों के लिए एक समान कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, सीपीएफ के लिए बजटीय आवंटन को 50% कम करना, बलों के नियंत्रण को गृह मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। अब आज आपके लिए प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। कौन भारतीय संविधान का संरक्षक होता है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, इसका उत्तर मुझे आप बताइएगा। इसके अलावा आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आप चाहे तो हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444092201। यहां पर आप इस आंसर को लिख करके भेज सकते हैं 860444092201, ठीक है। या फिर आप इसके अलावा आप चाहें तो इसी पर हमारे जो भी हमारे कोर्स चल रहे हैं उन कोर्स की डिटेल्स भी आप यहीं से ले सकते हैं, चाहे पीसेस का कोर्स हो, लोअर पीसेस का कोर्स हो, लेखपाल हो, कोई बैच हो, पीसेस का हो, अभ्युदय बैच हो, आप सभी कोर्स की जानकारी इसी नंबर पे आप ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हमें जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ये जो दिया गया है यहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और यहां पर भी सारे कोर्सेज की यहां पर डिटेल्स आपको दी गई है।
किसी भी कोर्स के बारे में आप जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना होगा, ठीक है। बाकी कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था लिखने के लिए, ठीक है। प्रश्न क्या था कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में समझाइए, जिसका उत्तर हमने यहां पर आपको दे दिया है। आप चाहे तो इसको पढ़ करके जो है अपना उत्तर आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आज का हमारा हो गया वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अभ्यर्थी जो गांव में हैं, जिन्हें कोई मैगजीन नहीं मिल पाते, जिन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल पाता है, उन विद्यार्थियों के मैटर हमारा मिल जाए। तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।